तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संविधान के इतिहास और उसके विकास से संबंधित 50 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे 50 प्रश्न कम से कम समय में पूरे किए जा सके, जिससे हमारी कम समय में अच्छे से अच्छे प्रश्न हमको क्या हो जाए, तैयार हो जाए। और यही प्रश्न लगभग एग्जाम में आते रहते हैं घूम घूम कर। तो जो आगामी परीक्षाएं आपकी हैं, यूपीएसआई यूपीपी की जो भर्ती आने वाली है, रेलवे है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 से स्टार्ट होने वाला है, उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। इन 50 प्रश्न में से आज का पहला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि बहस के साथ साथ आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार था। और जो मेन बात ध्यान रखने वाली है कि मतदान और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक, पूरक प्रश्न आप पूछ सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन मतदान और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा, इसमें जो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन पद्धति का जो आरंभ था वो यहीं से शुरू किया गया था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ इसकी एक प्रमुख विशेषता थी इस अधिनियम की। तो दूसरा और ध्यान रखिएगा, निर्वाचन पद्धति का आरंभ, निर्वाचन पद्धति का जो आरंभ है इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। क्लियर है? अच्छा, अगर क्लियर किसी के मन में ये हो कि अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं, तो अनुपूरक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं कि जिनका उत्तर हम लोग मौखिक रूप से दिया जा सकता है, जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, वही प्रश्न क्या होते हैं, अनुपूरक प्रश्न। और अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए सभापति की जो अनुमति है वो लेनी पड़ती है। अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए सभापति की अनुमति जो होती है वो लेना आवश्यक है। अनुमति क्या है? लेनी पड़ती है और इसको आप कह सकते हैं आवश्यक भी है। बिना सभापति की अनुमति के आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव था वो आपका प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा किया गया था। कहाँ से किया गया था भाई? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया था? तो ये आपको सबको पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अधिनियम है 1773, लेकिन स्थापना कब हुई थी? 1774 में। और कहाँ हुई थी? कोलकाता में। उस समय का कलकत्ता कहाँ हुई थी? कोलकाता में। अच्छा, इसमें न्यायाधीश कितने थे? टोटल न्यायाधीश कितने थे? 4, एक प्रमुख और 3 अन्य। तो जब प्रमुख न्यायाधीश की बात करें तो प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। प्रमुख न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। और जो अन्य न्यायाधीश थे 3। अन्य न्यायाधीश कितने थे? 3। इन 3 को आप याद रखिए HCL से। किससे याद रखा जाए? HCL से। H मतलब होता है हाइड। H का मीनिंग कौन हो गया? हाइड। C मतलब चैम्बर्स। L मतलब लिमिस्टर। हाइड, चैम्बर और लिमिस्टर, ये 3 इसके अन्य न्यायाधीश थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और उसमें 4 न्यायाधीश थे, एक प्रमुख न्यायाधीश, 3 अन्य। तो प्रमुख न्यायाधीश थे आपके एलिजा एम्पे और अन्य न्यायाधीश 3 HCL। H मतलब हाइट, C मतलब चैम्बर्स और L मतलब लेमिस्टर। क्लियर है? कोई डाउट भैया इसमें? एकदम ये क्लियर हो गया। इसी अधिनियम के तहत 1773 के ही तहत
उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था। भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध। क्या लगा दिए थे भाई? प्रतिबंध लगा दिए थे। बात क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में जो द्वैध शासन था वो आपका स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अच्छा, अगर केंद्र में 1935 में था तो प्रांतों में कब था? प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो था 1919 में। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। कहाँ पर? प्रांतों में जो द्वैध शासन की बात करेगा तो प्रांतों में जब द्वैध शासन की बात करेगा तो हमें ध्यान रखना है 1919। और जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया तो इसने प्रांतों के द्वैध शासन को हटा दिया और केंद्रों में द्वैध शासन लगा दिया। 1935 के अधिनियम में कुछ और थोड़ी चीज ध्यान रखिए। इसमें जो कुल अनुच्छेद थे, एक्ट थे, वो हमारे थे 321। कितने एक्ट थे? 321। और अगर अनुसूची पूछ ले, क्या पूछ ले भाई? अनुसूची। तो 1935 के अधिनियम में अनुसूची थी 10 और भाग की बात करें तो भाग थे इसमें 14। ये और कुछ फैक्ट हैं, इसके ध्यान रखिएगा। तो केंद्रों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 से आया था। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो देखिए, ये जो है किस मिशन के थ्रू आया था भाई? कैबिनेट मिशन। और जब कैबिनेट मिशन के थ्रू आया है तो इसमें जो हमारे प्रतिनिधि की संख्या 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। कितने पर? 10 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। कितने पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था? 10 लाख पर। तो जब 10 लाख पे हो गया तब इसके चलिए थोड़ा सा कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर हम लोग कैबिनेट मिशन की बात करें तो जो कैबिनेट मिशन है इसकी जो घोषणा हुई थी, ठीक है, हर चीज़ अलग अलग है इसमें भाई। इसकी जो घोषणा होती है वो आपकी हुई थी 14 मार्च 1946 को। कब हुई थी भाई? 14 मार्च 1946 को। वहीं अगर हम बात करें कि भारत कब आया था, तो ये जब भारत आया था, ये जो भारत आया था तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च, यानी 10 दिन बाद, 24 मार्च 1946 को। वहीं पे अगर हम देखें कि इसने रिपोर्ट अपनी कब पेश की थी, तो कैबिनेट मिशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी, कैबिनेट मिशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी तो उसने रिपोर्ट पेश की थी 16 मई 1946। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिए कि कैबिनेट मिशन की जो घोषणा थी वो 14 मार्च 1946, भारत आया 24 मार्च 1946 को, और इसने रिपोर्ट अपनी पेश की थी 19 मई, रिपोर्ट उसने पेश की थी 16 मई 1946 को। क्लियर है? इस समय जो पीएम थे, इस समय ब्रिटेन के पीएम थे, वो पीएम थे क्लीमेंट इटली। कौन थे भाई? क्लीमेंट इटली। तो कैबिनेट मिशन के समय अगर आपसे पूछ ले कि ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो उस समय जो पीएम थे वो क्लेमेंट इटली थे। इस समय कौन सी पार्टी थी? इस समय सत्ता में लेबर पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी भाई? लेबर पार्टी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेबर पार्टी सत्ता में थी उस समय। अब देखो, ये जो कैबिनेट मिशन था, ये जो हमारा कैबिनेट मिशन था, ये हमारा 3 सदस्यीय मिशन था। कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्यीय मिशन था। ये आप ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन जो था वो 3 सदस्यीय था और सारे सदस्य जो थे, सारे सदस्य कहाँ के थे? कैबिनेट के थे। सारे सदस्य जो थे वो कैबिनेट
कैबिनेट के मेंबर थे। क्लियर है? सारे सदस्य किसके मेंबर थे? कैबिनेट के। अब सारे सदस्य कैबिनेट के मेंबर थे। अब 3 सदस्य इसमें थे कौन कौन से? अगर हम लोग बात करें कि 3 सदस्य कौन कौन थे, तो पहले सदस्य थे अलेक्जेंडर। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर पहले सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। दूसरे सदस्य आपके थे स्टोफर्ड क्रिप्स। दूसरे कौन थे? स्टोफर्ड क्रिप्स। स्टोफर्ड क्रिप्स थे। और अगर हम तीसरे सदस्य की बात करें तो तीसरे सदस्य पैथिक लॉरेंस। कौन था भाई? पैथिक लॉरेंस। तीसरे सदस्य आपके थे पैथिक लॉरेंस। कोई दिक्कत? ये जो हमारे अलेक्जेंडर थे ये हमारे नौसेना मंत्री थे। कौन थे भाई? नौसेना मंत्री। नौसेना मंत्री थे हमारे। कोई दिक्कत? और वहीं पे अगर हम स्टोफर्ड क्रिप्स की बात करें तो स्टोफर्ड क्रिप्स जो था ये हमारा व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। कौन था भाई? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। स्टोफर्ड क्रिप्स जो था वो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। क्लियर है भैया? इसके बाद पैथिक लॉरेंस जो थे वो इस मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस जो थे कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्लियर है? आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। निर्वाचित के द्वारा भारतीय संविधान का प्रस्ताव जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था भाई? क्रिप्स मिशन। ये जो हमने प्रावधान किया वो हमने किसके द्वारा किया था? क्रिप्स मिशन। तो अगर क्रिप्स मिशन आया तो चलिए इस क्रिप्स मिशन के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन जो था ये 1942 में आया था। ठीक, इस समय जो पीएम थे, इस समय जो पीएम थे वो आपके थे ब्रिस्टन चर्चिल। कौन थे भाई? ब्रिस्टन चर्चिल। पीएम कौन था इस समय? ब्रिस्टन चर्चिल। बात समझ गए? इस समय जो पीएम थे वो आपके ब्रिस्टन चर्चिल थे। अच्छा, इस मिशन की जो घोषणा है, इस मिशन की जो घोषणा है वो कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 11 मार्च 1942 को। ठीक, ये मिशन भारत कब आया भाई? ये जब भारत आया, ये मिशन भारत आया था 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 को। और इसने रिपोर्ट कब दी थी? इस मिशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी, इसने रिपोर्ट दी थी 30 मार्च 1942 को। इसने रिपोर्ट कब पेश की? 30 मार्च 1942 को। तो ये तीनों चीजें आप ध्यान रखिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया है? 22 मार्च 1942 को। इसकी घोषणा कब की गई थी? 11 मार्च 1942 को। रिपोर्ट कब पेश किया? 30 मार्च 1942 को। और जब क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई उस समय जो पीएम थे वो थे ब्रिस्टन चर्चिल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसमें इस मिशन को कई नाम दिए गए, कई नामों से पुकारा गया। तो जैसे आपसे कहा पोस्ट डेटेड चेक, एक नाम आपका है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, तो पोस्ट डेटेड चेक की जो संज्ञा है ये दी थी महात्मा गांधी ने। किसने दी थी भाई? महात्मा गांधी ने। पोस्ट डेटेड चेक कह दो या बाद की तिथि का चेक, एक ही चीज है। अगला जो नाम इसमें आप संज्ञा दी गई थी वो था एक डूबते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांक चेक। एक डूबते हुए बैंक के नाम
डूबते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांक चेक। तो डूबते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांक चेक किसने कहा था भाई? ये हमारे कहा था नेहरू जी ने। किसने बोला था? नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, JLN ने। उसके बाद इसी को और क्या कहा गया था? अगस्त प्रस्ताव जो आपका आया था उसी का पुनः संस्करण बताया गया है। उसी का क्या बताया गया? अगस्त प्रस्ताव का पुनः संस्करण। तो अगस्त प्रस्ताव का जो पुनः संस्करण मात्र कहा था वो हमारा कहा था पट्टाभी सीतारमैया ने। किसने कहा था? पट्टाभी सीतारमैया ने। ये संज्ञा किसने दी थी? पट्टाभी सीतारमैया ने। पट्टाभी सीतारमैया ने संज्ञा दी थी। और आपको अगर याद है तो अगस्त प्रस्ताव जो है ये हमारा कब आया था? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। और इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी जो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति वो किस अधिनियम से प्रेरित है? तो अधिनियम आपका है 1935। कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। आपके दिमाग में 1861 नहीं होना चाहिए। 1861 में गवर्नर को अध्यादेश देने की शक्ति मिली थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। इससे पहले अभी जब मैंने बताया था केंद्रों में द्वैध शासन 1935 में, केंद्रों में द्वैध शासन 1935 में। अब ये कह रहा पहली बार विधान पालिका द्वारा द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। कब बनाया गया था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अच्छा, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। अच्छा, इसमें जो मॉन्टेग्यू हैं ये थे भारत सचिव। ये जो मॉन्टेग्यू हैं ये क्या थे? भारत सचिव। और अगर हम बात करें उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था जेम्स फोर्ड। क्लियर है? इसी अधिनियम में ये बताया गया कि जो हमारा भारत सचिव का खर्च है वो ब्रिटिश राजस्व दिया जाएगा। इसी अधिनियम के द्वारा हमको ये जानकारी मिल गई, ये कहा गया, इस अधिनियम में ये कहा गया कि भारत सचिव का जो खर्च था, यानी कि मॉन्टेग्यू का भारत सचिव का जो खर्च था वो अब कहाँ से दिया जाएगा? ब्रिटिश राजस्व से। भारत सचिव खर्च कहाँ से जाएगा? ब्रिटिश राजस्व से। अच्छा, इससे पहले जाता था कहाँ से? भारत से। इससे पहले कहाँ जाता था? भारत राजस्व से। तो भारत राजस्व से अगर ये खर्च जा रहा है तो इसकी घोषणा कब की गई थी? तो जब भारत राजस्व से इसका जा रहा था, भारत राजस्व से इसकी घोषणा की गई थी 1793 के एक्ट में। 1793 के एक्ट में कहा गया था कि भारत सचिव का जो खर्च है वो भारत के राजस्व से जाएगा। लेकिन 1919 के भारत सरकार अधिनियम में ये कह दिया कि भारत सचिव का जो खर्च है वह भारत राजस्व से ना होकर ब्रिटिश के राजस्व से जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कुछ और ध्यान योग्य रखने बातें। पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई इसी अधिनियम के द्वारा। कैसी प्रणाली अपनाई गई? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। कौन सी प्रणाली अपनाई गई? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इस अधिनियम के द्वारा अपनाई गई। तो जो निर्वाचन पद्धति का आरंभ था वो कब हुआ था? उसका जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1892 के अधिनियम। बात समझ गए? तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919 और निर्वाचन पद्धति का आरंभ 1892। कोई दिक्कत है? द्विसदनीय की बात करेगा 1919, कहाँ पर? प्रांतों में। और अगर केंद्र में बात करेगा तो 1935। क्लियर है?
और इसमें एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार था वो बढ़ा दिया गया। 1909 में मार्ले मिंटो में जो था वो मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन पृथक मताधिकार का दिया गया था। यहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपों पर भी इसको लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? तो भारत परिषद की जो समाप्ति है, भारत परिषद की जो समाप्ति है ये हुई थी हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा हुई है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। बात क्लियर है भाई? आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को मतलब कहाँ से चुना गया था, ये पूछा जा रहा है। तो संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा। कहाँ से चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है। तो वो अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833। कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम था हमारा, चार्टर एक्ट 1833। क्लियर है भाई? अब चार्टर एक्ट 1833 जो था, चलिए उस पर हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो 1833 का हमारा चार्टर एक्ट था उसमें कंपनी का जो अधिकार था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो अधिकार था वो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है वो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें एक विधि सदस्य, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए सदस्य विधि सदस्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? विधि सदस्य को। तो ये विधि सदस्य था वो गवर्नर जनरल की परिषद का चौथा सदस्य था। चौथे सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया था। ठीक। और इसी अधिनियम के तहत 1833 के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? विधि आयोग। तो एक विधि आयोग का जो गठन है वो भी कब किया गया भाई? 1834 में। विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में। इसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। किस चार्टर एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसमें शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कि भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था? स्वराज पार्टी ने। और कब? 1934 में। कोई दिक्कत है भाई? ये क्वेश्चन समझ गए? सर्वप्रथम जो हमारे संविधान का विचार था वो प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। और कब प्रस्तुत किया था? 1934। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? बताइए भाई, वो कौन थे? वो हमारे थे मौलाना आज़ाद। कौन था? मौलाना आज़ाद। सही, इसको सही कर लिया, मौलाना आज़ाद। किसने कही थी? मौलाना आज़ाद ने। क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि 1935 के अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो जो अवशेष शक्तियां थी वो हमको गवर्नर को दी थी। किसने? गवर्नर जनरल को दी थी। किसको दी थी भाई? गवर्नर जनरल को। बात क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। जहां पर डिस्क्राइब करना होगा मैं कर दूंगा, परेशान मत होइए। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? तो हमारा राज्य था बंगाल। कहाँ पर? बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। इस अधिनियम के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया। तो वृद्धि का अधिकार दिया गया था 1861 के अधिनियम। किसमें दिया गया था भाई? 1861। और इसी एक्ट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप ध्यान रखेंगे, जो एग्जाम अक्सर पूछा जाता है, तो इस एक्ट में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इसी एक्ट में गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था। किसको मिला था? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया था। कैसा अधिकार मिला था? अध्यादेश जारी करने। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो हम कौन सा लगाएंगे? 1935 लगाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इसमें भाई? उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्रों में द्वैत शासन। तो केंद्रों में द्वैत शासन कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। और 1919 में कहाँ था? प्रांतों में द्वैत शासन। 1919 में कहाँ था? प्रांत में। तो जब प्रांत की बात करेगा तो 1919 और केंद्र की बात करेगा तो 1935। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? तो संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था 1950। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? बंगाल में। मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। ये देखिए, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ध्यान रखिए, कितने अन्य सदस्य थे। तो जब अगर आप अम्बेडकर को शामिल कर लेंगे तो प्रारूप समिति में 7 थे, लेकिन अगर अम्बेडकर के अलावा अन्य सदस्य की बात करेंगे तो सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कोई दिक्कत है भैया इसमें? बात समझ गए हो? यहाँ एकदम क्लियर है ना? तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो हमारे 7 थे, जिसमें से एक थे अम्बेडकर जी जो अध्यक्ष थे। लेकिन आपसे कह रहा है कि अन्य कितने थे? तो अन्य हमारे हो गए 6। तो एक तो तुम्हारे ये हो गए अम्बेडकर साहब जो अध्यक्ष थे। दूसरे इसमें कौन थे? दूसरे थे एन गोपालास्वामी अयंगर। कौन थे? एन गोपालास्वामी अयंगर। तीसरे कौन थे? के एम मुंशी। तीसरे थे के एम मुंशी। क्लियर? चौथा सदस्य कौन था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर चौथा। पांचवा कौन था? पांचवा था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठा सदस्य कौन था? बी एल मित्रा। कौन था? बी एल मित्रा। और 7वें कौन थे?
डीपी खेतान। सातवें कौन थे? डीपी खेतान। सातवें सदस्य आपके थे डीपी खेतान। तो ये 7 सदस्य आपके थे। अब इसमें जो थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है, थोड़े दिन बाद बीएल मित्र की जगह पर आ गए थे एन माधव राव। कौन आ गया था? एन माधव राव। कुछ दिन बाद बीएल मित्र की जगह आ गए थे एन माधव राव, और डीपी खेतान की जगह आ गए थे टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि किसकी जगह कौन आया था। तो 7 लोग तो आपके थे, कोई डाउट नहीं, लेकिन 2 लोग बीच में क्या हो गए थे? बदल गए थे। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जगह आए थे टी कृष्णमाचारी। तो ध्यान कैसे रखेंगे कि डीपी खेतान मृत्यु के बाद खेत में ही दफना देंगे। तो मृत्यु के बाद खेत में दफना दिए तो मृत्यु के लिए जिम्मेदार कौन? कहीं भगवान जिम्मेदार होते थे, इनके नाम में कृष्ण लिखा हुआ है। तो खेत में कृष्ण, डीपी खेतान को दफनाया गया खेत में, वो जिम्मेदार कौन? कृष्ण। तो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन आ गया था? टी कृष्णमाचारी। बीएल मित्र थोड़े समय बाद हट गए थे, उनकी जगह कौन आए थे? एन माधव राव। कौन आए थे? एन माधव राव। तो बीएल मित्र माधव राव। बीएल के मित्र कौन थे? माधव। बीएल के मित्र कौन थे? माधव। बीएल मित्र माधव। ठीक, ऐसे इसको आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो 7 सदस्य थे टोटल। अगर हम अंबेडकर को हटा देंगे तो अन्य कितने सदस्य हो जाएंगे? 6। अंबेडकर जी हमारे क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरे एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। तीसरे के एम मुंशी। चौथे अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। 5वें सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे बीएल मित्र, और बीएल मित्र के खास मित्र कौन थे? माधव। तो बीएल मित्र की जगह कौन आ गए? माधव राव। बीएल मित्र की जगह कौन आ गए? माधव राव। फिर डीपी खेतान, डीपी खेतान मर के खेत में दफन हो गए। इनकी मृत्यु के कारण कौन था? कृष्ण थे। डीपी खेतान कृष्णमाचारी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि 1937 के चुनाव के पश्चात, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो वित्त विभाग दिया गया था रफ़ी अहमद कदवई। रफ़ी अहमद कदवई। रफ़ी अहमद किदवई को हमने क्या दिया था? वित्त विभाग दिया था। रफ़ी अहमद किदवई क्या दिए थे? वित्त विभाग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया है? तो हमारा अधिनियम था 1935। अभी तक मैंने लगभग जितना देखा, अगर आपको कुछ समझना हो तो 1935 लगा देगा। कुछ भी समझना है तो कौन सा लगा दें? 1935। मैक्सिमम केस में सही होता है। बाकी आप कोशिश करें इतना पढ़ लें कि आप बंदी लगाने की जरूरत ना पड़े। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। कौन थे भाई? सरदार पटेल जी। अगला देखिए। अगला है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? देखो, इस पांडुलेखन जो समिति है ना, ये जो पांडुलेखन समिति है, इसी को प्रारूप समिति कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। तो अभी पीछे आपको 7 सदस्य बताए गए थे प्रारूप समिति के, याद है? प्रारूप समिति के कितने सदस्य बताए गए थे? 7। इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष पीछे बताया ना, भीमराव अंबेडकर। फिर कौन सदस्य था? एन गोपाला स्वामी अयंगर। फिर के एम मुंशी, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्र। बीएल मित्र के खास मित्र कौन थे? माधव। तो बीएल मित्र या कौन आया था? एन माधव राव। 7वें कौन थे? डीपी खेतान। डीपी को मृत्यु के बाद खेतान खेत में गाड़ दिया, जिम्मेदार कौन? कृष्ण। तो डीपी खेतान या कौन आए थे? टी कृष्णमाचारी। देखो, 7 लोगों के नाम मुझे कहीं जवाहर जी नहीं दिखे, तो ये उसके सदस्य नहीं थे, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। क्लियर है? अच्छा, प्रारूप समिति जो थी, जिसको आप मांडुलेखन या ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसका गठन जो हुआ था, वो हुआ था 29 अगस्त। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। और ये जो था, ये संविधान का मसौदा तैयार करने वाली एक महत्वपूर्ण समिति थी। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली एक महत्वपूर्ण समिति थी। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहीं कहीं आपको जेबी कृपलानी मिलेगा तो वो निर्मात्री सदस्य परिषद नहीं थी, अलग की एक झंडा समिति थी, उसके थे जेबी कृपलानी। लेकिन जब आपसे संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति की बात करेगा तो आपके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय जो पार्टी की सरकार थी वो लेबर पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी थी। अगला देखिए, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। कहाँ से हुआ था भाई? मुंबई प्रेसिडेंसी से। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस अधिनियम के तहत जो बर्मा है वो भारत से अलग हुआ था। अधिनियम यही था, लेकिन अलग कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, 1935 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1937 को बर्मा भारत से क्या हुआ था? अलग हुआ था। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का जो अंतिम सत्र था वो 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को उसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। इसी 24 जनवरी के दिन संविधान पर सभी लोगों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो हमारे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका ऑप्शन कौन सा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये जो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यह है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वो की गई थी 1935 के अधिनियम से। किससे की गई थी? 1935 के अधिनियम से। तो 1935 तो इसमें दिया नहीं गया, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लास्ट वाला। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? अब बताओ, सबसे बड़ा कानून यानी जिसने संविधान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है वही हमारा कानून मंत्री होगा। तो भाई कौन हुई है? बी आर अम्बेडकर। कौन होगा? बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये तो चर्चित क्वेश्चन आपको पता ही होगा। ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। ये तो आपका बहुत चर्चित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो था ये था आइवर जेनिंग्स का। किसका था? आइवर जेनिंग्स का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। यदि भारतीय संविधान जो प्रथम प्रारूप था किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आपका तैयार किया गया था बी एन राव के द्वारा। किसके द्वारा? बी एन राव के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी
संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। ये तो होगा नहीं, सी वाला तो ऐसे ही गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन सही है ए। कांग्रेस को इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। किसके रूप में मनाया था भाई? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। अल्पसंख्यकों और मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। एक दिन हम लोग समिति वाले ही क्वेश्चन ले आएंगे जिसमें सारी समितियां आपकी रहेंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो आपको पता है रेडक्लिफ हमारे भारत और पाकिस्तान की भी सीमाओं के निर्धारण के लिए नियुक्त की गई थी। अच्छा, ये नियुक्त की गई है तो इसका गठन कब हुआ था? रेडक्लिफ समिति का जो गठन है, रेडक्लिफ समिति का जो गठन है ये आपका किया गया था जुलाई। कब किया गया था? जुलाई 1947 में। 1947 में क्या हुआ? गठन हुआ। और इसने जो फैसला दिया था वो 17 अगस्त 1947 को इसमें इसने क्या दिया? फैसला दिया। ठीक, और इसी समिति के आधार पर भारत और पाकिस्तान की भी सीमाओं का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल था? 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल था? तो 8 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 8। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों में प्रयोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। प्रांतों में प्रयोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। अगला देखिए। अगला है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य। 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो था भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। अगला है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि को बताइए। अंतिम बैठक की तिथि क्या थी? बताइए। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी। अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो कौन सा था? 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि 13 वर्ष की स्त्री, 13 वर्ष की लड़की, तो कौन सी लड़की? ईसाई मिशनरियाँ। कौन सी? ईसाई मिशनरी जो थी उन्हें भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली थी। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियाँ 13 साल की लड़की, ऐसे ध्यान रखना 13 साल की ईसाई मिशनरियों। क्लियर है? अगला देखिए। अगला है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो आपका आया था 1872 में। कब आया था? 1872 में। अच्छा, इस एक्ट की जो कुछ प्रमुख विशेषता है वो क्या है? जो नेटिव मैरिज एक्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट ये हमारा समाज सुधारकों के दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित किया गया था 1872 में। और इस एक्ट में 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह, 14 वर्ष से कम आयु की जो कन्याएं हैं उनका जो विवाह है वर्जित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? वर्जित कर दिया गया था। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आ गई होगी। तो अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और कोशिश करें कि क्लास को पूरा देखें, जिससे कि आपको अपनी तैयारी कैसी चल रही है उसका आकलन आप स्वयं कर सकें। इतने जो क्वेश्चन आपको कराए गए उसमें आप देखिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और किन क्वेश्चनों में भी आपको और तैयारी की ज़रूरत है, तो उस तैयारी को अपने हिसाब से और बेहतर करें। क्लियर है? तो हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर आपको पूरा पॉलिटी कवर करा देंगे। बहुत जल्दी आपको लगेगा नहीं आपने पॉलिटी सारी क्या कर ली? रिवाइज कर ली। ठीक है, रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन से आप जल्दी जल्दी से
थोड़े समय में 20 से 25 मिनट में आप इस टॉपिक को क्या कर लें, खत्म कर लें। तो अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में बताएं। बाकी अगली क्लास में हम लोग अगला टॉपिक लेकर भाग 1 संविधान का, उस पर कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी हम लोग की मुलाकात होगी नेक्स्ट डे। थैंक यू, गुड लक।